नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास पर। आज हम जानेंगे पोषक तत्व जिनको हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है और उनके क्या-क्या काम होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पोषक तत्व हैं, उनका काम क्या होता है और ये होते क्या हैं? ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये वो रासायनिक पदार्थ होते हैं पदार्थ होते हैं जिनका क्या काम होता है? जिनका काम शरीर को ऊर्जा देना, पदार्थ होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं और क्या करते हैं? वृद्धि में मदद करते हैं, वृद्धि में मदद करते हैं, मदद करते हैं। और क्या काम होता है? और इनके क्या काम होते हैं? बीमारियों से बचाते हैं। तो यह हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। ये कि यह काम इनका होता है तो पोषक तत्वों का होता है। पोषक तत्व क्या होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा इत्यादि। अब हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसे एक दिन में कितना लेना चाहिए, कितनी शरीर को आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रोटीन क्या होती है और वसा क्या होता है, इनको हम एक-एक करके जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये होता क्या है? यह एक प्रकार का शर्करा होता है। क्या होता है तो? शर्करा होता है। शर्करा मीन्स जिसको हम इंग्लिश में सैकेराइड बोलते हैं। शर्करा होता है। अब यह शर्करा क्या होता है? तो शर्करा उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें हल्की-हल्की सी मिठास होती है, यानी शर्करा का सीधा संबंध मिठास से होता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस-किस यौगिक से मिलकर बना होता है? तो इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित, ऑक्सीजन से निर्मित एक सरल कार्बनिक यौगिक। यह किस प्रकार का है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा स्रोत का यह ऊर्जा उत्पादक ऊर्जा उत्पादक व ऊर्जा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा भी मिलती है, तो यह ऊर्जा उत्पादक व पोषक पदार्थ होता है, पोषक तत्व होता है। और कार्बोहाइड्रेट को एक मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में या एक दिन में कितना खाना चाहिए? तो एक मनुष्य को
मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो दैनिक आवश्यकता, यह जो दैनिक आवश्यकता होती है वह 400 से 500 ग्राम होती है। 400 से 500 ग्राम होती है, यानी एक मनुष्य को अपने एक दिन के भोजन में 400 से 500 ग्राम क्या कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। और जो मनुष्य कार्य करता है, मतलब एक दिन में जो अ, कोई भी कार्य करता है मनुष्य, तो उसका कितना परसेंट ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है? तो वह 60 से 65% जो ऊर्जा होती है वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें। यानी दैनिक जीवन का 60 से 65% ऊर्जा देता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वह दैनिक जीवन का 60 से 65% 60 से 65% ऊर्जा देता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट का एक अणु टूटता है तो हम उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? एक अणु टूटकर, यानी जो एक अणु होता है उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? इसके एक अणु से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। इसका यह मतलब है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का एक अणु टूटता है तो उससे हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट किन किन में पाया जाता है? और जो कार्बोहाइड्रेट है वह इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। यह तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। अब कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जैसे कि अनाज हो गया, फिर चना हो गया, फिर चुकंदर हो गया, में हल्की हल्की सी मिठास होती है। और क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब में दूध हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक तौर पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसमें शर्करा की संख्या 1 होती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स यानी डाइसेकेराइड में सेकेराइड की शर्करा की संख्या, अणुओं की संख्या 2 हो जाती है। तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इसमें शर्करा की कई सारे अणु मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। डाइसेकेराइड का रासायनिक सूत्र C12H22O12। और पॉलीसेकेराइड का इसी तरह C6H12O6।
H12O6 4 पावर n चूंकि यहाँ इसमें कई सारे अणु हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड में क्या क्या आता है? मोनोसेकेराइड में पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा तीसरा हो जाता है गैलेक्टोज। तीसरा क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में जैसे लैक्टोज, जिसे हम दूध का शर्करा भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से अणु होते हैं? तो इसमें पहला अणु होता है ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। फिर उसके बाद आता है लैक्टोज के बाद आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है? तो सुक्रोज ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज का एक अणु होता है, दूसरा होता है फ्रक्टोज का। एक अणु ग्लूकोज का, दूसरा फ्रक्टोज का, ये मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज में इसमें दो अणु होते हैं, किसके? ग्लूकोज के। ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, किसमें? माल्टोज में। अब पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है? तो पॉलीसेकेराइड में पहला हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। फिर स्टार्च, उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। और फिर उसके बाद सेकेराइज। क्या आ जाएगा? सेकेराइज। फिर इसके बाद काइटिन, फिर इसके बाद हिपैरिन। ये हो जाएंगे पॉलीसेकेराइड। ये थे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इनको किस किस आधार पर बांटा गया था? तो रासायनिक आधार पर बांटा गया था। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है? तो पहला आता है लैक्टोज, दूसरा आता है सुक्रोज, तीसरा आता है माल्टोज। लैक्टोज क्या होता है? तो दूध में मीठापन होता है, वह लैक्टोज की वजह से होता है, इसीलिए इसे दूध का शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दूध का शर्करा। लैक्टोज में कौन कौन से दो अणु होते हैं? पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। यह दो अणु होते मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। दूसरा आता है सुक्रोज। सुक्रोज जिसे हम शुगर केन शुगर भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में चीनी बोलते हैं। चीनी तो किससे बनती है? तो चीनी गन्ने से बनती है। जब गन्ने के रस को, गन्ने के रस में एस्टोबैक्टर एसिड, एक एसिटोबैक्टर एसिडी नाम का बैक्टीरिया मिलाया जाता है। बैक्टीरिया मिलाया जाता है, तो इससे हमें
एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। और इसकी दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि में जब गन्ने के रस को क्या गन्ने के रस को सैक्रोमाइसेस सेरेविसी नाम का जो जीवाणु है या बैक्टीरिया इसे खाता है तो इससे शराब और CO2 बनती है। तो CO2 जाती है उड़, बचती क्या है? शराब यानी अल्कोहल। तो गन्ने के रस से एसिटिक अम्ल जिसे हम सिरका बोलते हैं वह बनता है, और दूसरा बनता है शराब। इसमें कौन कौन से दो अणु होते हैं? तो इसमें होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यह दो अणु होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और माल्टोज में क्या होता है? माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। माल्टोज किसे कहते हैं? तो जो अनाजों में मीठापन होता है, अनाजों का मीठापन, वह किसकी वजह से होता है? माल्टोज की वजह से होता है। इसीलिए इसे हम अनाजों का शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाजों का शर्करा भी कहते हैं। और इससे भी शराब बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? इसीलिए आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं जो बियर होती है उसमें एक तरह का जौ से बनती है, इसीलिए बोलते हैं कि इसे माल्टोज से भी शराब बनाई जाती है। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, यह अनेक शर्कराओं से निर्मित एक जटिल यौगिक होते हैं, यौगिक या तत्व होते हैं, जो स्वाद में फीके होते हैं। यह स्वाद में थोड़ा सा फीके होते हैं। जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज यह कहाँ पाया जाता है? तो यह वनस्पतियों में पाया जाता है। यह वनस्पतियों में पाया जाने वाला सेकेराइड होता है, या वनस्पतियों में पाया जाता है। और इसका पाचन मानव में नहीं होता है, केवल इसका पाचन मानव में नहीं होता है। और इसका संचय कहाँ पर होता है? इसका संचय पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है। और फिर आता है स्टार्च। पॉलीसेकेराइड में क्या आता है फिर? स्टार्च पौधों का संचित भोजन होता है। स्टार्च पौधों का संचित भोजन होता है। यह केवल पौधों में पाया जाता है।
यह केवल पौधों में पाया जाता है। फिर इसके बाद और क्या आता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं का संचित भोजन होता है। ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोजन। अगर किसी मनुष्य को 1 या 2 दिन खाना ना दिया जाए तो वो उसका शरीर ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, तो जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन होता है वह ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी देता है, काम करने की शक्ति देता है। तो इसीलिए यह जंतुओं का संचित भोजन होता है। इसका संचय कहाँ पर होता है, तो इसका संचय लीवर में होता है। लीवर में होता है। लीवर में होता है। आवश्यकता पड़ने पर, क्या, जब आवश्यकता होती है, जब 1 या 2 दिन खाना नहीं खाता है मनुष्य, तो क्या होता है, जब उस ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता है तो वह टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और हमें एनर्जी देता है। तो जब आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है तो यह ग्लाइकोजन यह ग्लूकोज में टूटकर हमें ऊर्जा देता है। यह क्या होता है, यह जो मधुमेह होता है, मधुमेह रोगी जो होते हैं, जिनको हम शुगर पेशेंट कहते हैं, शुगर पेशेंट के लिए इसका टीका लगाया जाता है। और फिर क्या आता है पॉलीसेकेराइड में, 4। फिर उसके बाद आता है काइटिन। काइटिन क्या होता है, जो कीटों का वाह्य कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है। वाह्य कंकाल जो है किसका बना होता है, तो वह काइटिन का बना होता है। और फिर आता है हिपैरिन। हिपैरिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। तो इसका क्या काम क्या होता है, यह रक्त वसा, जिसको हम 2 नामों से और जानते हैं। पहला हो जाएगा लिपिड, दूसरा हो जाएगा चर्बी। वसा को हम और 2 नामों से जानते हैं, तो पहला हो जाएगा लिपिड, दूसरा चर्बी, जिसको इंग्लिश में हम फैट कहते हैं। तो यह किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है इसमें वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा इसमें ग्लिसरॉल होता है, जिससे ग्लिसरीन बनती है, उसी का कंपाउंड होता है, ग्लिसरॉल होता है। इन दोनों के मिश्रण को कभी कभी हम एस्टर भी कहते हैं। एस्टर मीन्स यही वही लिपिड फैट या चर्बी जिसको बोल देते हैं कभी कभी। जो वसा होती है, वसा यह जल में घुलती नहीं है, मतलब यह जल में अघुलनशील होती है। यह जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। जब यह जल में अघुलनशील होती है तो किस में घुलेगी,
यानी अगर वसा को हम जल में लेकर मिलाएं तो वह जल के साथ घुलेगी नहीं, अलग अलग ही रहेगी। जब जल में घुलेगी नहीं तो यह किस किस में घुलेगी? तो यह बेंजीन, बेंजीन, पेट्रोलियम, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, एसीटोन, ईथर, ईथर, केरोसिन, केरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, केरोसिन, व एल्कोहल, में घुलनशील होती है। यानी यह इन सब में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। अब जो वसा होती है यह रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर दो अवस्थाओं में पाई जाती है। दो अवस्थाओं में, जैसे कि पहला हो जाएगा ठोस व तरल के रूप में। तरल के रूप में जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये हो गया तरल के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट का क्या हो जाएगा वसा का? चौथा पॉइंट, जो हम भोजन करते हैं उसमें, एक दिन में जो भोजन करते हैं उसमें वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर एक स्वस्थ मनुष्य को अपने स्वस्थ रहना है तो अपने भोजन में कितने % फैट लेनी चाहिए? तो इसकी दैनिक आवश्यकता, इसकी जो दैनिक आवश्यकता है वह 60 से 70 ग्राम होती है। 70 ग्राम अपने जो भोजन में हमें डेली 60 से 70 ग्राम फैट खानी चाहिए। और जो हम कार्य करते हैं उससे कार्य करने में जो ऊर्जा लगती है वो हमें फैट से कितनी मिलती है? तो इसकी दैनिक ऊर्जा का भाग, दैनिक ऊर्जा का भाग यानी 25 से जो 30% ऊर्जा है वह हमें फैट से मिलती है। यानी जो सारे दिन हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें जो ऊर्जा लगती है उसका जो 25 से 30% है वह हमें फैट से मिलता है। अब जो वसा होती है इनके कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो इसके मुख्यतः दो ही स्रोत होते हैं। स्रोत, इसको हम इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं। सोर्स पहला हो जाएगा एनिमल फैट। एनिमल फैट, एनिमल फैट में क्या क्या आएगा? दूध, घी, मक्खन, तो लिख लीजिएगा दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली। जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो वसा मिलती है वो इनसे मिलती है। मछली, अंडा, ETC एक्स्ट्रा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट फैट, यानी पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाली वसा को हम प्लांट फैट कहते हैं। प्लांट फैट में क्या आ जाएगा? वनस्पति घी, वनस्पति घी, ताड़, काजू, काजू का जो तेल होता है, बादाम का जो तेल होता है, ये सब प्लांट फैट में आएंगे। और अखरोट,
अखरोट का जो तेल होता है, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब किस में आएंगे? तो ये सब प्लांट फैट में आएंगे। और जब वसा का एक अणु टूटता है, यानी 1 ग्राम जो वसा है वह टूटती है, तो हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। यानी 1 ग्राम फैट टूटने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैट, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन सा लाभकारी है और कौन सा हानिकारक है और किसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले संतृप्त वसा, जिसको हम सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। इसके उपयोग से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LDL कहते हैं, वह बढ़ता है इसके खाने से। किसके? संतृप्त वसा के। LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके कारण हृदय रोग यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी उच्च रक्तचाप, इसके ज़्यादा खाने से उच्च रक्तचाप की समस्या आती है। इसीलिए इसे हम बैड प्रोटीन या बैड फैट कहते हैं। यह प्राप्त कैसे होती है? या अंडा, नारियल का तेल, ताड़ के तेल और रिफाइंड ऑयल, इन सबसे यह हमें प्राप्त होती है। या जैसे दूसरी होती है असंतृप्त वसा, जिसको अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। इसके उपयोग से लाभदायक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो क्या काम करता है? जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको कम करता है, यानी नष्ट करता है। इसीलिए हम इसे गुड फैट भी कहते हैं। ठीक है। और यह कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि मान लीजिए मूंगफली व जैतून का तेल हो गया, जो एवोकाडो फल आता है, उसमें हमें असंतृप्त वसा मिलती है। यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है। फिर एक आती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है वह नेचुरली या प्रकृति रूप से हमारे नहीं पाई जाती है, यह मानव निर्मित होती है, लैब में इसे बनाया जाता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है, या हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। या मतलब यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। ठीक है। जैसे कि आप डालडा खाते हैं या पैकेट बंद स्नैक्स खाते हैं और केचप खाते हैं, और जो आप ट्रेंड में चल रहा है म्यूनिस जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है? ट्रांस फैट होता है, यानी ट्रांस वसा होती है, जो बहुत ही हानिकारक होती है। और जैसे हो गया केक हो गया, उसमें जो क्रीम होती है उसमें ट्रांस फैट होता है। और जो बच्चे बिस्किट खाते हैं, बोलते हैं क्रीम वाला बिस्किट, जिसमें क्रीम लगी होती है, वह भी हमारे ट्रांस फैट के अंतर्गत ही आती है।